हेलो गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग साइंस फैक्ट। और ज़रा ये सुनो, साइंस के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था, साइंस विथ रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो फिर क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? और अगर किसी एक को चुनना होगा तो वो क्या होगा? ज़रा रुको, कुछ भी डिसाइड करने से पहले ये सुन लो। हर साल नेपाल में होने वाली गड़ी माई फेस्टिवल में करीब 2,50,000 जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन साइंस के भी तो कई सारे क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है या फिर अपाहिज बना दिया जाता है। तो जब दोनों ही खूनी हैं तो इसमें से सही किसको बताया जाए? सही और गलत से ये याद आया कि नासा का कहना है कि यूनिवर्स का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुआ, लेकिन हिंदुज़म में ये मानना है कि ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी ने एक कमल की रचना से किया था। तो इनमें से कौन वो है जो प्रूफ के आधार पर दावा कर रहा है और कौन वो जो महज मान्यताओं के आधार पर दावा कर रहा है? हम लोग ये तो जानते हैं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पर इन दोनों में से कौन सा साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आइए ज़रा इन दोनों की फेस ऑफ कराते हैं और हमारी इस वीडियो में जानते हैं, जिसका नाम है साइंस वर्सेस रिलीजन, बॉर्न ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम हिंदुज़म की माने तो हम अभी ब्रह्मा जी के 51st ईयर के पहले दिन में जी रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? शायद आप थोड़ा नहीं समझे होंगे। देखो, हिंदुज़म के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था और इसका अंत भी ब्रह्मा जी के साथ ही होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ही हैं जिन्होंने धरती पर सारे जीव और जंतुओं को बनाया। लेकिन यहीं पर एक रहस्य है, बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मा जी अमर नहीं हैं, उनकी आयु सिर्फ 100 वर्ष है। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा अटपटा सा लगा होगा, क्योंकि 100 साल तो कब का ख़त्म भी हो चुका होगा, तो फिर वो अब तक कैसे ज़िंदा हैं? तो देखो, मैंने जब 100 साल कहा था तो मैं ह्यूमन एज के बारे में बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी का 1 ईयर ऑफ एज हमारे ह्यूमंस के लिए 3.1104 बिलियन ईयर्स हैं। तो अगर इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो हमारा यूनिवर्स 155.52 ट्रिलियन ईयर्स एगो पहले पैदा हुआ था और इसकी टोटल उम्र 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और अगर मैं हमारे ग्रंथों में लिखे इन सारे ज्ञान के बारे में बात करूं तो उस समय लोगों को एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सेल्फ डिफेंस, आयुर्वेद और जीवन जीने के लिए ऐसे ही ज़रूरी चीज़ें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। तो क्या आज हम ये सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं? नहीं। हम कोई भी चीज़ तब सीखते हैं जब हम उसे खुद करते हैं। हमारे इतिहास में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्या हम अपने आज में इन सारी चीज़ों को अपना रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। तो जब हम इन सारी चीज़ों को अपना ही नहीं रहे हैं तो आने वाली कल की पीढ़ी को इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो शायद उस वक्त तक ये सारी चीज़ें मिट चुकी होंगी। जैसे कि हम नहीं जानते कि गुरुकुल में क्या चीज़ें थीं जो सिखाई जाती थीं, और ये सब बस एक इतिहास की किताब में बंद होकर रह जाएगी। तो ये तो हुई रिलीजन की बातें कि हमारा जन्म कब हुआ था और हमारी मृत्यु कब होगी। अब ज़रा साइंस की राय सुन लेते हैं। हमारे साइंटिस्ट के दिए हुए बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो हमारी साइंस में काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड हैं, हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले बना था और उसके पैदा होते वक्त सारा मैटर इंटेंस डेंसिटी एंड हीट के साथ एक छोटे से पॉइंट में कॉम्पैक्ट था, जिसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। आप इसे रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स और सारा मैटर बाहर की तरफ निकलने लगा और ये एक्सपेंशन फिर पूरे स्पेस में हो गया और उसी वक्त से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अब साइंस के पास रिलीजन की तरह यूनिवर्स के अंत का तो कोई जवाब नहीं है, पर एटलीस्ट इन्होंने जो यूनिवर्स की शुरुआत का दावा किया है वो एक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, जो कि रिलीजन में मिसिंग है। क्योंकि 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इस यूनिवर्स की HD इमेज की मदद से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोज निकाला था, जिसका नाम रखा गया GN-Z11। ये गैलेक्सी करीब 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी है और जिस तेज़ी से ये हमसे दूर जा रही है, उस बेसिस पर साइंटिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया है कि बिग बैंग आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साइंस के पास कुछ लॉजिक और प्रूफ हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये यूनिवर्स का पॉइंट तो साइंस को गया।
तो अब चलिए जानते हैं पर्पस ऑफ रिलीजन एंड साइंस। आज से करीब 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस अपने लोगों की मृत शरीर को पारंपरिक तौर से दफनाया करते थे, जिसका मतलब है उस टाइम पर भी धार्मिक विचार मौजूद थे। पर फिर वहाँ पर जो सवाल उठता है कि आखिर रिलीजन पैदा कैसे हुआ और आखिर क्यों। इस सवाल के जवाब में क्वीन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, जब हमारे पूर्वजों ने मिल के ग्रुप में काम करने का फैसला लिया तब बिना कोई परेशानी के वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए कुछ कायदे और कानून बनाए गए और ये कायदे और कानून उनके ग्रुप लीडर द्वारा बनाए गए थे, जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हिंदुज़म में जो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, दृढ़ता और ईमानदारी जैसे कई सारे इमोशंस की सीख दी जाती हैं। और साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर इन सारे इमोशंस को हमने अपने ऊपर हावी होने दे दिया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये लेसन्स ऐसे हैं कि हमें आज भी जीवन जीने की सही शिक्षा देते हैं। इन सभी चीज़ों से ये रियलाइज़ होता है कि रिलीजन सब में हार्मोनी और सोशलाइजेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या साइंस भी रिलीजन की तरह ये गुण सिखाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं। साइंस की शुरुआती जड़ें एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 से 1200 BC तक जाती है, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इरेगुलरिटी को डिफेंस करने के लिए साइंस एक चीज़ थी जो मदद कर सकती थी। साइंस थी जो एक तरह से ब्रिज का काम करती थी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। आप ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमन के ब्रेन से बाहर आया, ताकि हम नेचर की बिहेवियर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ। 4th सेंचुरी BC के ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का ये कहना है कि साइंस के प्रैक्टिकल, पोइटिकल एंड थ्योरेटिकल ऐसे 3 रूप होते हैं और उनमें कोई दबाव या मर्यादा नहीं होती। उनके हिसाब से साइंस सिर्फ ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का एक तरीका होता है, जिससे ह्यूमंस का दिमाग एक्चुअली में तंदुरुस्त रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी एक संकेत है कि आप में डिप्रेशन लेवल काफ़ी कम है। जो एक्सट्रीमली क्यूरियस नेचर के लोग होते हैं, उनका ये नेचर डिप्रेशन के लिए एंटी वेनम का काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी। बट कभी कभी क्यूरियोसिटी की वजह से ह्यूमंस अपनी लिमिट के बाहर चले जाते हैं, जैसे स्टीवन लुडविन, जिन्होंने जहर से इम्यून होने के लिए 30 साल तक स्नेक वेनम को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, विच इज़ इनसेन। तो अगर पर्पस की बात करें, रिलीजन का पर्पस ज़्यादा सेम था। देयरफॉर ये पॉइंट रिलीजन को जाता है। रिलीजन हम में से बहुत को पर्पस देता है जो कि साइंस उस हद तक ना दे पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साइंस के रास्ते पे चलोगे तो आपको कोई पर्पस नहीं मिलेगा। एट द एंड पर्पस डिपेंड करेगा आपके नज़रिए पर, और कोई पर्पस ऐसा नहीं है जो कि आप अपने लाइफ के लिए क्रिएट ना कर पाओ। बट जो लोग अपने लाइफ का पर्पस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उन सब के लिए रिलीजन एक रास्ता तय कर देता है। तो जाहिर सी बात है, इस मामले में रिलीजन को ही पॉइंट मिलना चाहिए। तो अब जब हम लोगों ने ये जान लिया है कि रिलीजन और साइंस कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई, तो आइए अब हम इन दोनों के इम्पैक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड रिलीजन। इस दुनिया में ऐसे कई सारे रिलीजन हैं जो नेचर के सारे एस्पेक्ट को वर्शिप करना सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुज़म में 33 कोटि देवी और देवता हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी भगवान हैं उनके साथ एक एनिमल को जोड़ा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर गणेश जी के साथ मूसक को जोड़ा गया है, इंद्र जी का ऐरावत और कार्तिकेय जी का सूर्यपद्मा यानी मोर। और इन सब से ये होता है कि हम इन भगवानों के साथ इन जानवरों की भी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इन जानवरों को हार्म करना चाहेंगे, उससे पहले एक बार तो कम से कम पाप लगेगा, ये ख्याल ज़रूर आता है। पर क्या धर्म में बताई हुई सारी बातें इतनी ही वेल थॉट होती हैं, या हम उन सारी बातों को अपने फ़ायदे के अनुसार उनका मतलब निकाल लेते हैं? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि जब हमने समाज में रहना शुरू किया तो उस समाज में अच्छे से रहने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, और हमारे ऋषि मुनि इन्हीं नियमों को किताबों में लिखकर एक स्टोरी के रूप में अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करने लगे। लेकिन धर्म की सारी बातें अच्छे से पालन हो और उसका डर बना रहे, इसीलिए विद्वानों ने ये सारी बातें भगवान से जोड़ दी और लोगों के मन में ये डर बैठा दिया कि इन किताबों के विरुद्ध जाना यानी भगवान के विरुद्ध जाना है। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि ये सारी बातें उस समय के लिए सही हो, पर वो समय और आज के समय में बहुत ही डिफरेंस है। हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एथिक्स में भी चेंजेस आना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, और रिलीजन शायद इस सब में हार जाता है।
क्योंकि वो आज भी इस सब में बदलाव लाना नहीं चाहता है, चाहे किसी की जान भी चली जाए। और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। साल 1632 में गैलीलियो ने एक बुक पब्लिश की थी। सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि अर्थ और सारे प्लानेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। बट ये बात वहाँ के चर्च और धार्मिक लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि बाइबल के अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीज़ें अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट करती हैं। बाइबल के हिसाब से उस समय लोग जियोसेंट्रिज्म को फॉलो करते थे और इसीलिए गैलीलियो के इस धर्म विरोधी बात को चर्च ने उस समय वेहीमेंटली सस्पेक्ट ऑफ हेरेसी, सिंपली कहूँ तो ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और उन्हें ज़िंदगी भर के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब ऑलमोस्ट इतनी रिजिडिटी साइंस में ना कभी हुई थी और ना आगे होने के चांसेस हैं। साइंस में काला गोरा, अमीरी गरीबी, ऊंची जात नीची जात, नॉर्मल डिसेबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस का कहना बड़ा सिंपल है, जब तक तुम्हारे पास कोई थ्योरी है और उसे तुम मैथमेटिकली या लॉजिकली प्रूव करके दिखा सकते हो तो उन्हें सब मंजूर है। तो अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो साइंस समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, बट रिलीजन नहीं। तो दोस्तों ये पॉइंट जाता है साइंस के नाम, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेंशन के आधार पर अपनी किताबों का सिलेबस को इवॉल्व करता है, बट रिलीजन वही सिलेबस सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं। और ऐसे में आपका सिलेबस आउटडेटेड होने की वजह से ज़िंदगी आपका मजाक ना उड़ा दे। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी आउटडेटेड सिलेबस के साथ करोगे तो ऑब्वियसली आप बाहर हो जाओगे। लेकिन क्या साइंस की दुनिया हमेशा ही इतनी रोशन रहती है? तो इसका जवाब है नहीं। साइंस के किताबों में भी कुछ काले पन्ने मौजूद हैं। साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरे करने के लिए बहुत सारे ट्रायल करता है, जिसमें हर साल 100 मिलियन से भी ज़्यादा जानवर जैसे माउस, फ्रॉग, डॉग, कैट, रैबिट्स, गिनी पिग्स, मंकीज, फिश, बर्ड्स एक्सेट्रा ये सब शामिल हैं, जो कि बायोलॉजिकल बुक्स और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए मार दिए जाते हैं। तो क्या ये रिलीजन में होने वाली बलि के समान नहीं है, जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं? देखा जाए तो यहाँ पर रिलीजन और साइंस दोनों ही एक ही नाव पर सवार हैं, क्योंकि अकेले नेपाल में ही हर 5 साल में एक बार गड़ी माई फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें 2.5 लाख जानवरों को मार दिया जाता है, जो आप 2009 के इस आर्टिकल में देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये एकलौता ऐसा फेस्टिवल या रिचुअल नहीं है। दुनिया में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनमें मासूम जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। और अगर आपको शेयर नंबर जानना है तो यह साइंस ने सबसे ज़्यादा जानवरों की जान ली है या फिर उन्हें अपाहिज बनाया है। तो इसीलिए ये पॉइंट जाता है रिलीजन को। तो अब यहाँ दोनों के ही 2-2 पॉइंट है, साइंस के भी 2 पॉइंट और रिलीजन के भी 2 पॉइंट। तो देखो यार, रिलीजन में जो बलि चढ़ा दी जाती है ना, वो प्रॉस्पेरिटी या कोई मन्नत जैसे चीज़ के लिए चढ़ा दी जाती है, जिसका वैसे तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। पर अगर क्लिनिकल ट्रायल में कोई जानवर की जान जाती है तो उसकी वजह से हज़ारों जान को बचाने का तरीका ढूंढा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइंस में इवन द क्रूएल्टी इज़ फॉर अ गुड पर्पस। पर हाँ, ये भी शायद गलत है। हमारे फ़ायदे के लिए किसी और की जान लेना सही नहीं है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे जान भी ना जाए और ट्रायल भी हो पाए। और आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी इसी सोच के साथ जुड़ी हुई है। और एंड में दोस्तों मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि साइंस और रिलीजन हमारे जीवन के 2 अलग अलग पहलू हैं। दोनों के अलग अलग नज़रिए हैं जिनको हमें अलग अलग नज़रिए से भी देखना होगा। बस अगर साइंस की तरह रिलीजन भी समय के साथ इवॉल्व होना शुरू कर दे तो रिलीजन की भी जो खामियां हैं उसको भी मिटाया जा सकता है। तो खैर, आपका इसमें क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वो साइंस और रिलीजन की इस बहस से बाहर निकल पाए। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।